अफगानिस्तान में तालिबान को समझने के लिए अफगानिस्तान की हिस्ट्री को समझना पड़ेगा, जैसे कि कोल्ड वॉर एरा, सोवियत अफगानिस्तान वॉर, 9/11 अटैक और उसके रिस्पॉन्स में यूएसए क्या करता है, तालिबान की एंट्री कब होती है, मुजाहिदीन को कौन सपोर्ट करता है और ओसामा बिन लादेन का इसमें क्या रोल है। कोल्ड वॉर एरा 12 मार्च 1947 को स्टार्ट हुआ था और 26 दिसंबर 1991 को ओवर हुआ था। अब इसे कोल्ड वॉर क्यों कहते हैं, वर्ल्ड वॉर क्यों नहीं कहते? क्योंकि कोल्ड वॉर के टाइम पे दो सुपर पावर्स, पहली सोवियत यूनियन और दूसरी यूएस, एक दूसरे से लड़ तो रहे थे, लेकिन ये लड़ इनडायरेक्टली रहे थे किसी तीसरी कंट्री को हथियार सप्लाई करके, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि किस कंट्री का ज्यादा इंफ्लुएंस है और कौन सी कंट्री ज्यादा पावरफुल है। 14 सितंबर 1979 को हफीजुल्लाह अमीन को अफगानिस्तान का लीडर सिलेक्ट किया जाता है। हफीजुल्लाह अमीन को अफगानिस्तान का लीडर सिलेक्ट किया जाता है, लेकिन होता क्या है कि उनकी लीडरशिप में जो भी गवर्नमेंट के खिलाफ बोलता है, हफीजुल्लाह अमीन लोगों का कत्ल करवा देते हैं या तो लोगों को गायब कर देते हैं। अफगानिस्तान के लोगों को हफीजुल्लाह अमीन की जो लीडरशिप है वो बिल्कुल पसंद नहीं आती है और होता क्या है कि इस सिचुएशन का सोवियत यूनियन फायदा उठाता है। सोवियत यूनियन को यह लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हफीजुल्लाह अमीन की जो सरकार है वो गिर जाए और अफगानिस्तान के अंदर एक नई सरकार बन जाए। इससे पहले यह सब हो, सोवियत यूनियन को अपनी फोर्सेस के साथ अफगानिस्तान के अंदर इंटरफेयर कर देना चाहिए। 24 दिसंबर 1979 को सोवियत यूनियन अफगानिस्तान के खिलाफ एक ऑपरेशन चलाता है, जिस ऑपरेशन का नाम होता है ऑपरेशन स्टॉर्म 333 और जिस ऑपरेशन का दो मोटिव होता है। पहला मोटिव ये होता है कि जो अफगानिस्तान का लीडर है जिसका नाम हफीजुल्लाह अमीन है उसको मार दिया जाए, और दूसरा मिशन ये होता है कि सोवियत यूनियन का जो पपेट है जिसका नाम बबरा कार्मल है उसको एज अ न्यू लीडर ऑफ अफगानिस्तान इंस्टॉल किया जाए। 27 दिसंबर 1979 यानी कि ऑपरेशन स्टॉर्म के लॉन्च के ठीक 3 दिन के बाद हफीजुल्लाह अमीन को मार दिया जाता है और बबरा कार्मल को एज अ न्यू लीडर ऑफ अफगानिस्तान सिलेक्ट कर लिया जाता है। अब मुजाहिदीन का इसमें क्या रोल है? अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के इंटरफेरेंस करने के बाद मुजाहिदीन को यह लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन क्रिश्चियनिटी रिलीजन को इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहा है। इससे ना खुश होते हुए मुजाहिदीन अफगानिस्तान के करंट प्रेसिडेंट जिनका नाम बबरा कार्मल होता है और सोवियत यूनियन के अगेंस्ट में फाइट डिक्लेयर कर देता है। अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन का इंफ्लुएंस कम करने के लिए यूएस की CIA सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, पाकिस्तान की ISI इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस और सऊदी अरेबिया की सऊदी अरेबियन जनरल इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट, ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन सोवियत यूनियन के पीठ पीछे मुजाहिदीन को भारी मात्रा में हथियार सप्लाई करते हैं। 1979 को यूएस एक ऑपरेशन लॉन्च करता है जिसका नाम ऑपरेशन साइक्लोन होता है और जिसे उस वक्त के यूएस प्रेसिडेंट जिनका नाम जिमी कार्टर होता है वो सपोर्ट करते हैं। और इस सपोर्ट में क्या होता है कि एक सीक्रेट फाइनेंशियल मदद होती है जो कि मुजाहिदीन को भेजी जाती है, जिसके अंदर $5 लाख सैंक्शन किए जाते हैं। 25 दिसंबर 1979 ये वो पहली तारीख है जब अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन पहली बार कदम रखता है और उसके ठीक 9 साल के बाद यानी कि 15 फरवरी 1989 को उन्हें झटके लगने लगते हैं। कब? जब मुजाहिदीन को यूएस इतना ज्यादा सपोर्ट कर देता है जिसकी वजह से मुजाहिदीन सोवियत यूनियन पे इतना हावी हो जाता है कि सोवियत यूनियन को मजबूरन अपने कदम पीछे हटाने पड़ते हैं। 1988 में अफगानिस्तान एक नए लीडर को इलेक्ट करता है जिनका नाम मोहम्मद नजीबुल्लाह होता है और ये सही मायनों में एक अच्छे लीडर साबित हो पाते हैं क्योंकि सबसे पहले वो अपनी पॉलिटिकल पावर्स को कम कर लेते हैं, डिक्टेटरशिप को खत्म करने की बात करते हैं, कम्युनिज्म को रोकने की बात करते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अलाउ करते हैं ताकि अफगानिस्तान की जो GDP है उसमें इजाफा हो सके, देश में खुशहाली शांति लाई जा सके ताकि अफगानिस्तान एक पीसफुल कंट्री बन सके। मोहम्मद नजीबुल्लाह अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी लाने की पूरी कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन इसके उलट क्या होता है कि यूएस मुजाहिदीन को भारी मात्रा में हथियार सप्लाई कर देता है और जिसकी वजह से अफगानिस्तान का जो माहौल होता है वो पूरी तरह खराब हो जाता है। 1992 को मुजाहिदीन अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ सिविल वॉर फाइनली तौर पे जीत जाता है और बुरहानुद्दीन रब्बानी को मुजाहिदीन का नया लीडर बना दिया जाता है। 1996 ये वो तारीख है जब मुजाहिदीन जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन को भी दूसरा ऑर्गेनाइजेशन ओवरथ्रो कर देता है, यानी कि तख्ते से हटा देता है और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है तालिबान, जिसे मोहम्मद उमर ने 1994 में बनाया होता है। तालिबान का मतलब है स्टूडेंट यानी कि विद्यार्थी और ये एक देवबंदी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अफगानिस्तान के अंदर शरिया यानी इस्लामिक लॉ एस्टैब्लिश करना चाहता है। तो क्या इस्लाम इस बात की इजाजत देता है कि आप विमेन ट्रैफिकिंग करो? क्या इस्लाम इस बात की इजाजत देता है कि आप दूसरे धर्मों के साथ भेदभाव करो?
क्या इस्लाम इस बात की इजाजत देता है कि आप हाई प्रोफाइल अटैक कंडक्ट करो? क्या इस्लाम इस चीज की इजाजत देता है कि आप औरतों को बेसिक एजुकेशन लेने से रोको? और क्या इस्लाम आपको इस चीज की इजाजत देता है कि आप लोगों का कत्ल करो? क्योंकि रियलिटी में इस्लाम ऐसा कुछ भी करने की इजाजत बिल्कुल नहीं देता। अब ओसामा बिन लादेन पूरी कहानी में कहां आता है? 2001 में ओसामा बिन लादेन, जो कि सऊदी अरब बेस्ड एक टेररिस्ट था, 2500 अरब्स के साथ तालिबान को सपोर्ट देता है ताकि तालिबान फाइट बैक कर सके अफगानिस्तान में। ओसामा बिन लादेन, जो कि अल कायदा का लीडर होता है, वो यूएस के अगेंस्ट में एक अटैक कंडक्ट करता है जिसे हाई प्रोफाइल अटैक कहते हैं, और जिस अटैक का नाम होता है 9/11, जिसमें 19 हाईजैकर्स 4 यूएस के कमर्शियल प्लेन्स को हाईजैक करके 4 अलग अलग लोकेशंस पे अटैक करते हैं। पहले के 2 प्लेन्स वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे गिरते हैं, तीसरा प्लेन पेंसिल्वेनिया में क्रैश होता है और चौथा प्लेन पेंटागन में। इस टेररिस्ट अटैक के बाद कम से कम 3000 लोगों के साथ साथ 19 हाईजैकर भी मारे जाते हैं। ओसामा बिन लादेन ने एक लेटर के थ्रू यूएस ऑफिशियल्स को जवाब दिया कि ओसामा बिन लादेन ने 9/11 अटैक क्यों परफॉर्म किया, और जिसमें उसने 4 तरह के रीजंस बताए, और ये 4 रीजंस हैं। पहले रीजन में ये मेंशन किया गया कि जो सोमालिया में मुस्लिम्स पर अटैक हो रहे हैं और जिसके पीछे यूएस ट्रूप्स का सपोर्ट है, ये उसका बदला है। सेकंड रीजन में ये मेंशन किया गया कि लेबनान के अंदर जो इजराइल का इन्फ्लुएंस है और जिसे यूएस सपोर्ट कर रहा था, ये उसका बदला है। सऊदी अरेबिया में यूएस ट्रूप्स की प्रेजेंस, ये वो थर्ड रीजन था जिसकी वजह से ओसामा बिन लादेन ने यूएस में 9/11 अटैक कंडक्ट किया था। और सबसे आखिरी रीजन यानी कि चौथे रीजन में मेंशन किया गया था कि यूएस ने जो इराक के ऊपर सैंक्शंस यानी कि प्रतिबंध लगाए हुए हैं, उन प्रतिबंधों को हटा दिए जाए, लेकिन यूएस ऐसा नहीं करता है और इसके रिस्पांस में 9/11 अटैक कंडक्ट किया जाता है। 9/11 के रिस्पांस में 7 अक्टूबर 2001 को यूएस के ट्रूप्स डिप्लॉय कर दिए जाते हैं अफगानिस्तान में ताकि ओसामा बिन लादेन को मारा जा सके। अफगानिस्तान में यूएस का इतना ज्यादा इंफ्लुएंस होता है कि 12 नवंबर 2001 को तालिबान को काबुल से पीछे हटना पड़ता है। 13 नवंबर 2001 को तालिबान जलालाबाद से भी पीछे हट जाता है। 10 दिसंबर 2001 को तालिबान कंधार से भी बैक ऑफ कर लेता है। 2 मई 2011 को पाकिस्तान के एबटाबाद में यूएस के सोल्जर्स घुस के ओसामा बिन लादेन को मार देते हैं। 2016 में यह एस्टिमेट किया जाता है कि अफगानिस्तान में तालिबान ने 20% एरिया कवर कर लिया है। 29 फरवरी 2020 को यूएस के एक्स प्रेसिडेंट, जिनका नाम डोनाल्ड ट्रंप होता है, वो एक एग्रीमेंट साइन करते हैं और जिस एग्रीमेंट में लिखा होता है कि यूएस के ट्रूप्स को अफगानिस्तान से विथड्रॉ कर लेना चाहिए। यूएस इलेक्शंस के बाद डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शंस हार जाते हैं और जो बाइडेन विथड्रॉ वाला एग्रीमेंट कंटिन्यू रखते हैं और फाइनल किया जाता है कि यूएस के ट्रूप्स को 31 अगस्त 2021 तक अफगानिस्तान से पूरी तरह विथड्रॉ कर लिया जाएगा। 20 साल चली इस लंबी जंग में यूएस करीब करीब $2 ट्रिलियन खर्च करता है। 15 अगस्त 2021 को तालिबान पूरे अफगानिस्तान को कवर कर लेता है और मुल्ला हैबतुल्लाह नए लीडर इलेक्ट किए जाते हैं। 15 अगस्त से पहले पहले प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान, जिनका नाम अशरफ घनी होता है, वो अपना मुल्क छोड़कर चले जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं किसी भी तरह का खून खराबा नहीं चाहता था, इसी वजह से मैं मुल्क छोड़कर चला गया। 15 अगस्त को फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान, जिनका नाम अमरुल्लाह सालेह होता है, वो अपने ट्वीट में लिखते हैं कि अफगानिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर प्रेसिडेंट किसी भी तरह से नहीं उपस्थित है यानी कि प्रेजेंट है, तो फॉर्मर जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो प्रेसिडेंट की गद्दी संभाल सकता है। और इस हिसाब से अमरुल्लाह सालेह जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान में तालिबान के कंट्रोल के बाद जब लोग देश छोड़कर भाग रहे होते हैं, यानी कि इवैक्यूएशन का प्रोसेस जब चल रहा होता है, तो कई हादसों में लोगों की जान चली जाती है। अब देखना यह है कि भारत की सरकार का अफगानिस्तान पर क्या रिस्पॉन्स होता है।